नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है कि अगर डायरेक्ट टॉपिक क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टॉपिक के बजाय इसका जो क्वेश्चन है वो किस में यूज होता है, एप्लीकेशन में। यानी इसकी जो एप्लीकेशन है इस टॉपिक की वो कहीं ना कहीं पीजीटी के अकॉर्डिंग, या अगर मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल हाई लेवल मैथ टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आईआईटी मेंस या आईआईटी एडवांस के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, डिफरेंट टाइप के हो, या ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे डिफरेंट टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज हमें निकालने किसके, डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 डिफरेंट आइसक्रीम। 5 डिफरेंट यानी अलग अलग आइसक्रीम है, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज निकालने हैं अमंग 3 स्टूडेंट्स। और उन 5 आइसक्रीम को कितने स्टूडेंट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है। तो कितने वे से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट है तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने पहली आइसक्रीम उठाई, अब जब मैं आइसक्रीम उठाऊंगा तो मेरे पास चॉइस होगी कि मुझे पता होगा कि कौन सी आइसक्रीम है, ठीक है। अगर मैं पहली आइसक्रीम उठाता हूँ, ओके, उस पहली आइसक्रीम के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, से कि ए बी सी 3 स्टूडेंट हैं। पहली आइसक्रीम मैंने उठाई, मैं आइसक्रीम उठाने के बाद या तो मैं ए को दूँ, या मैं बी को दूँ, या मैं सी को दूँ। कितनी चॉइस है मेरे पास, 3 चॉइस है। फर्स्ट आइसक्रीम के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, 3। एंड सेकंड आइसक्रीम के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, एंड सेकंड आइसक्रीम के लिए कितनी चॉइस है। आप ये कहेंगे कि सर 2, भाई 2 कैसे हो गई, ये देखो इसने ये थोड़े नहीं कहा है कि मैं दूसरी आइसक्रीम पहले वाले को नहीं दे सकता। क्या उसने ऐसा कहा है कि एक बंदे को एक ही आइसक्रीम देनी है, ऐसा तो नहीं बोला। उसने क्या कहा कि उसने तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जब मैंने सेकंड आइसक्रीम उठाई, उस सेकंड आइसक्रीम के लिए फिर से मेरे पास कितनी चॉइस हैं, 3। थर्ड आइसक्रीम के लिए फिर से कितनी चॉइस हैं, 3। फोर्थ आइसक्रीम के लिए 3। फिफ्थ आइसक्रीम के लिए फिर से कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, ठीक है। यानी जो हमारे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर। कब, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या थे, डिफरेंट थे। जब हमारे ऑब्जेक्ट क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। जब हमारे ऑब्जेक्ट्स लाइक होंगे तब हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसको भी एक एग्जांपल से ही समझेंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज 5 लाइक balls कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 स्टूडेंट्स। कि 5 लाइक balls हैं, उनको हमें 2 स्टूडेंट्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम उनको कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो, लाइक हो, तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन मेथड। क्या बोलते हैं, पार्टीशन मेथड। और या इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, बॉल स्टिक मेथड। बॉल स्टिक मेथड, बॉल स्टिक मेथड। देखो ये पार्टीशन मेथड या बॉल स्टिक मेथड क्या कहता है, इसको समझो एक बार। मान लो कि ये 5 बॉल हो गई मेरे पास, 3 4 5 बॉल हो गई। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना मुझे किसमें, 2 स्टूडेंट में। यानी अगर 5 ये चीज़ें हैं, अगर मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या मैं एक स्टिक लूँ और उसको यहाँ पे रख दूँ। यानी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक स्टिक की हेल्प से मैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। यानी मेरी बाल आ गई और मेरी क्या आ गई, स्टिक आ गई। इसलिए इसको बोला बॉल स्टिक मेथड। भाई बाल्स थी, पार्ट में कितने में डिवाइड करना, 2 में। यानी किससे काम चल जाएगा, 1 से।
अब हो सकता है कि उसको मैं यहाँ पे लिखूँ, मतलब 3 का 1 बना दूँ, 2 का 1 बना दूँ, या ये भी तो हो सकता है कि मैं उसको यहाँ पे रख दूँ, ये भी तो पार्टीशन हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि मैं उसको यहाँ पे रख दूँ कि ये सेट मैं ए को दे दूँ, ये मैं बी को दे दूँ, मतलब स्टूडेंट दो जो स्टूडेंट है वो भी तो अलग अलग होंगे। या ये भी तो हो सकता है कि मैं उसको यहाँ पे रख दूँ, मतलब एक को कुछ भी ना दूँ, बाकी सारी दूसरे को दे दूँ, ठीक है। यानी क्या हो गया हमारा ये जो मेथड है, इसमें क्या हो गया, यानी इस स्टिक को और इन 5 बॉल्स की हमें सिर्फ अरेंजमेंट ही तो करनी है। भाई इस स्टिक को मैं यहाँ यूज करता हूँ, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, कहीं भी यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी क्या हो गई मेरे पास 5 तो ये थिंग्स थी, 5 बाल्स थी, और 6 क्या थी, स्टिक थी। यानी कि टोटल कितनी चीजें हो गई, 6 को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। 6 को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। कितने वे से कर सकता हूं मैं, 6 फैक्टोरियल से। कितने वे से कर सकता हूं, 6 फैक्टोरियल से। बट जो ये बाल्स थी ये क्या थी, लाइक थी। बाल क्या थी, लाइक थी। लाइक थी तो उसके नाम का फैक्टोरियल डिवाइड में, उसके नाम का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, डिवाइड में। क्लियर। क्या मैं इस परमुटेशन को कॉम्बिनेशन पे लेके जा सकता हूं? अगर मैं 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। यानी क्या मैं इसी चीज को ऐसे नहीं राइट कर सकता कि 6c1, कैसे 6c1। क्लियर। यानी मैंने क्या किया, 5 मेरे पास बाल थी, एक मैंने उठाई स्टिक, टोटल कितनी हो गई 6c, और जो बाल जितनी स्टिक थी वो आर का काम करे मेरा, जितनी मेरी स्टिक थी वो किसका काम करे, मेरा आर का काम करे। यानी कि क्या हो जाएगा, 6c1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा 6c1। एक और क्वेश्चन करें ताकि एक अच्छे से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट क्या कहता है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज। 10 मैंगोज। अगर देखो वैसे तो हम नॉर्मली मैंगो के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट इतना नहीं कर सकते। मतलब जब भी मैंगो का केस आता है, यानी सेम टाइप की जब भी हम कोई फ्रूट उठाते हैं तो उसको हम हमेशा लाइक में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज इनटू 3 स्टूडेंट्स। 10 डिफरेंट मैंगोज हैं, 10 मैंगोज हैं, उनको हमें क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। अब जो ये मैंगो हैं ये क्या हो गए, लाइक। क्या हो गए, लाइक। कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। 3 स्टूडेंट हैं तो जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, मैंगो की बजाय समझो कि ये क्या है, 10 बाल्स हैं। स्टूडेंट कितने हैं, 3 स्टूडेंट है तो स्टिक कितनी चाहिएगी मुझे, 2। पार्टीशन करने के लिए मुझे कितनी स्टिक चाहिए, मान लो कि इस टाइप से हैं। अगर मुझे 3 पार्टीशन बनाने हैं तो 2 स्टिक की हेल्प से 3 पार्टीशन तो बन रहे हैं ना। ठीक है, यानी मुझे स्टिक कितनी चाहिए होंगी, 2। क्लियर। अगर मुझे स्टिक 2 चाहिएगी, 10 मेरे पास मैंगो थे, 2 मेरे पास आ गई स्टिक, कितने बन गए, 12। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, वहां पे क्या थे, 5 बाल्स थी और एक स्टिक थी, तो कितना बन गया था, 6। उसके बाद कॉम्बिनेशन यूज हुआ था। कॉम्बिनेशन के बाद क्या था, जितने नंबर ऑफ स्टिक थे, यहाँ पे भी जितने नंबर ऑफ स्टिक हैं, यानी इतने वे से मैं उनको क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन साथ में गिवन नहीं है, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा 12C2। अगर 12C2 को मैं आपको ये कहूँ कि विद इन द 10 सेकेंड इसको सोल्व करके बताइए जल्दी से, तो क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे। 66, क्या आ जाएगा, 66। इतनी जल्दी कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि मैंने आपको जब इस चीज को हमने किया था, हमने बड़े अच्छे से किया था इसको, आई थिंक 4th या 5th लेक्चर में। कैसे किया था इसको, कि 12 है, नीचे 2 है, मतलब 12 11 डिवाइड में क्या आ गया, 2। 12 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, साथ में क्या था 11, मतलब 66। समझ आया। देखो कैसे किया था हमने, कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो टर्म ऊपर है उसके उतने ही फैक्टर करते हैं जितनी नंबर नीचे हैं, यानी 12 11,
नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इसको काट देंगे तो क्या आएगा 6, 6 की 11 के साथ में 66। तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है, देखते ही पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन के अंदर आप जितनी कैलकुलेशन चाहो फास्ट कर सकते हो। हमने इसको बड़े अच्छे से किया था कि इसको कैलकुलेशन को कैसे, टाइम को कैसे सेव करना है, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये क्लियर हो गया। भाई 10 मैंगोज थे, 3 स्टूडेंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि मैंगो लाइक के अंदर आते हैं तो हमने बॉल स्टिक मेथड को यूज़ किया। 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 2 स्टिक मुझे चाहिएगी, तो मेरे पास टोटल कितने बन गए, नंबर 12 बन गए। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि 12C2 मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब 66 जैसे मैं इसको कर सकता हूँ। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक कंडीशन और इंक्लूड कर दूँ, क्या है वो, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज, 6 एप्पल्स एंड 4 बनानाज among the 3 students such that every student gets at least 1 mango. Every student get at least 1 mango. कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास कम से कम 1 मैंगो जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर पहले वाले क्वेश्चन की तरह करने की सोचें तो एक चीज क्लियर माइंड में रखना बच्चे, देखो जो पार्टीशन मेथड है या से कि जो मेरा बॉल स्टिक मेथड था वो हमेशा लाइक चीज़ों पे अप्लाई होता है। वो किस पे अप्लाई होता है, लाइक चीज़ों पे अप्लाई होता है। जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मैंगो भी हैं, एप्पल भी हैं, बनाना भी हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आ गई, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन को फिर भी हम उसी मेथड से हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे, देखो मैं क्या करूँ, पहले मैंगो उठा लूँ और मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। मैंगो उठाऊँ, मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, लास्ट वाले वे से हो गया। फिर एप्पल उठा लें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर बनाना उठा लें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब अगर ये मैं केसेस बना लेता हूँ तो मेरे इंडिपेंडेंट हो गए, यानी 10 मैंगो तो लाइक है, 6 एप्पल वो भी क्या है, लाइक है, 4 बनाना वो भी क्या है, लाइक है। मतलब खुद से अलग अलग से लाइक, यानी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। बट उसमें भी क्या कंडीशन कहता है कि एटलीस्ट 1 मैंगो, प्रत्येक स्टूडेंट के पास 1 मैंगो जरूर होना चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट के पास 1 मैंगो जरूर होना चाहिए। मान लो कि ABC 3 स्टूडेंट हैं तो प्रत्येक के पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन को इजी करो, पहले एक एक दे दो सबको, पहले एक एक सबको दे दो। एक मैंने इसको दे दिया, एक मैंने इसको दे दिया, एक मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब कितने रह गए मेरे पास मैंगो, अब जो रिमेनिंग मैंगो हैं, रिमेनिंग मैंगोज वो कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 में। कितने स्टूडेंट में करना है, 3 में। तो स्टिक कितनी चाहिएगी, 2। तो स्टिक कितनी चाहिएगी, 2। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 9C2। मैंगोज को कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं, 9C2 में, क्लियर। उसके बाद क्या है, 6 एप्पल। 6 एप्पल को 3 स्टूडेंट्स में करना है डिस्ट्रीब्यूट। अब एप्पल के ऊपर ये वाली कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। एप्पल कितने हैं, 6। स्टिक कितनी यूज होंगी, तो कितने वे बनेंगे, 8C2। कितने वे बन जाएंगे, 8C2, क्लियर। ये किसका आ गया, एप्पल के लिए केस आ गया। बनाना के केस कितना है, मतलब नंबर ऑफ बनानाज क्या है, 4। स्टिक कितनी होंगी, 2, यानी 4 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया। फिर से क्या बनेगा, टोटल 6C। स्टिक कितनी थी, 2, हो गए डिस्ट्रीब्यूट। तो अब कंडीशन ये है कि इनके बीच में प्लस आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगी। डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया हमने भाई, फर्स्ट केस में मैंने मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेकंड केस में मैंने एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थर्ड केस में मैंने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बनाना को। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका प्लस आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगी। जल्दी सोचो क्या आएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारी आएगी मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन।
अब मल्टीप्लिकेशन क्यों आई, क्योंकि हम नॉर्मली देखते थे कि जब भी हम केसेस बनाते थे हम क्या करते थे, उनको ऐड करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे केसेस उस वे में नहीं बने, यहाँ पे केसेस हमने क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में तोड़ा है, केसेस नहीं बनाए थे। यानी हमने क्या किया, 10 एप्पल ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद मैंने ये नहीं कहा कि 10 एप्पल या 6 बनाना 6 एप्पल्स, भाई 10 मैंगोज या 6 एप्पल ऐसे तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने क्या किया, 10 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन 6 एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद 6 एंड उसके बाद किया मैंने, और की सिचुएशन में नहीं गया मैं कि भाई 10 मैंगोज और 6 एप्पल्स, नहीं, क्या कहा हमने, 10 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड 6 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड 4 बनानास को, यानी एंड की सिचुएशन चल रही है, मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ, 15, 6 5, नीचे क्या है 2, 6 और 2 कट गए, मतलब 15। अगर यहां से करेंगे तो 7 चौक 28, यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 निमा 36, ये एडिशन हो जाएगा हमारा। यानी इतने वे से हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये कैसे आया कि ये 15 कैसे आया है या 28 कैसे आया, ये हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, बिल्कुल सेम वैसे ही किया इसको, ठीक है। यहाँ तक का हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, मतलब इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आ जाइए इसकी एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन पे कि इसकी एप्लीकेशंस कैसे हैं। अभी तक तो हम सिंपल टॉपिक कर रहे थे, अब एप्लीकेशन की पार्टीशन मेथड को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन, x + y + z = 10। ये हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है और इसके हमें क्या बताने हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने पॉसिबल होंगे, ठीक है। नॉन नेगेटिव, पहली चीज ये जो नॉन नेगेटिव वाला वर्ड है ये बहुत कुछ बोल रहा है भाई अपने आप में। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, सो ऑन हो सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, इंडिविजुअली 0 हो सकती है इनकी वैल्यू, भाई x 0 हो जाए या y 0 हो जाए या z 0 हो जाए, वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना, देखो वैसे अगर हम सॉल्यूशन निकालने लगे इस क्वेश्चन का तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर पार्टीशन वाले मेथड से देखें, मेरे पास 10 चीज़ें हैं, 3 स्टूडेंट हैं जिनके नाम x y z हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, कितने वे बनेंगे, 3 स्टूडेंट है, स्टिक कितनी चाहिएगी, 2, नंबर कितने थे, 10 चीज़ें थी, 2 स्टिक हो गई, यानी टोटल कितने हो गए 12, C2 हो गया मेरा आंसर। बस इतने सॉल्यूशन बनेंगे, यानी कि अभी अभी एक वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितना था 66, कितने सॉल्यूशन बनेंगे इसके, 66 नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये 0 हो सकता था, ध्यान रखना जब हमने पार्टीशन मेथड किया था उसमें हमने ये कहा था स्टार्टिंग वाले में, जब मैंने बॉल को लिया था, हो सकता है कि मैं 5 की 5 बॉल एक ही को दे दूं, दूसरे को कुछ भी ना दूं, यानी 0 का केस बन रहा था उस केस में, ठीक है। पार्टीशन मेथड वहाँ पे लगता है जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती कि मैं उनकी 0 नंबर देता हूँ, यानी इनमें से एक को 0 दूँ या 2 को 0 दूँ, वो चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई है। मतलब कि ये एक केस में ऐसा भी केस ले सकता है कि मैं x को भी 0 रख दूँ, y को भी 0 रख दूँ, z को 10 रख दूँ, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कह दूं कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन, इस इक्वेशन के हमें क्या निकालने, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या x 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कम से कम उसको तो 1 होना पड़ेगा,
क्या y 0 हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। क्या z 0 हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। यानी इन तीनों के पास एक एक नंबर होना जरूरी है। अभी अभी जैसे हमने एप्पल वाला केस किया था, सॉरी अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था कि 10 मैंगोज थे, 6 एप्पल्स थे, 4 बनानाज थे, और उसने कहा था कि 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन साथ में कंडीशन क्या थी कि 1 मैंगो प्रत्येक के पास होना चाहिए। तो ये केस देखो कुछ कुछ वैसा ही नहीं बन रहा है। मेरे पास 10 एप्पल हैं या से कि 10 मैंगो हैं, कोई भी 0 नहीं हो सकता। यानी सबके पास कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। कैसे किया था इसको सोल्व हमने, इस वाले केस को, कि एक एक मैंगो पहले ही दे दिया था। तो वही चीज़ अब भी कर सकते हैं कि एक एक क्या कर दें, हम इनको पहले ही दे दें। एक एक जो वैल्यू है यानी एक एक नंबर इनको पहले ही दे दें। ठीक है, पहले ही दे दें तो क्या बच जाएगा, यानी x डैश कोई नया वेरिएबल यूज होगा, y डैश z डैश, क्या आ गया 7 आ गया। क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई, या इसी को मैं पूरे लेंथ वे में लेके चलूँ? अगर शॉर्ट में ही समझना है तो हम देखो ये क्या कहा इसने कि पॉजिटिव इंटीग्रल होने चाहिए, यानी वो 0 नहीं हो सकती। 0 नहीं हो सकती तो x के पास कम से कम एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, x के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो क्या मैं x को x1 - 1 लिख सकता हूँ? x1 + 1, x1 + 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये जो x1 है ये 0 हो सकता है। अगर x1 0 भी होगा तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 निकलेगी। सेम ऐसे ही मैंने y को भी क्या किया, y1 + 1 किया। y1 की वैल्यू अगर 0 भी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू 0 तक जानी चाहिए, तभी मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी सोल्व कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैंने इसको किया, 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ, वो उधर जाने के बाद क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्या आ गया, x1 + y1 + z1 = 7। अब इसको ही तो सोल्व करना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। बताओ जल्दी से, 7 बॉल हैं, 2 स्टिक हैं, 9 हो गया, 9c2 हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 9 36 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे बिल्कुल इसी चीज पे बेस है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने किसके, ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 10 सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। ये कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, -1 से, y जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए -1 के, और z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2 के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को, अगर हमें इसको सोल्व करना है तो फिर से हमें क्या, यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होने चाहिए, 0 तक जाने चाहिए, 0 से नीचे नहीं जाने चाहिए, वो चीज़ें 0 तक ही जाने चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ 0 तक जाने चाहिए, x ने क्या कहा कि x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से, तो -1 से नेक्स्ट कौन आएगा, 0, यानी x को तो प्रॉब्लम है ही नहीं, x तो 0 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं y की बात करता हूँ तो y वाला जो ये टर्म है ये क्या आ जा रही है, -1 पे जा रही है। क्या जा रही है, -1 पे। अगर ये -1 पे जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी वैल्यू तो 0 तक जानी चाहिए। मेरी वैल्यू तो कहाँ तक जानी चाहिए, 0 तक। ये कहाँ तक जा रही है, -1 तक। अगर -1 तक जा रही है तो अगर मैं इसके अंदर +1 कर दूँ, यहाँ भी +1 कर दूँ, ठीक है, मतलब y + 1 कहाँ तक जाएगा, = 0 तक। y + 1 कहाँ तक जाएगा, = 0 तक। यानी y + 1 को मैं कोई नया वेरिएबल दे दूँ y1, यानी y1 कहाँ तक जाएगा, 0 तक। एक बार के लिए इतना कर दिया। ठीक है, यानी अगर ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे भी प्लस कर दिया और एक प्लस यहाँ पे कर दिया, और y + 1 को मैंने क्या बोल दिया, कोई नया वेरिएबल। x में प्रॉब्लम थी नहीं, y + 1 को मैंने y1 बोल दिया इस वाले वे से, क्योंकि ये अब 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, z कहाँ तक जा रहा है,
2 या 2 से ज़्यादा, मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू 0। मैंने -2 यहाँ पे कर दिया, -2 यहाँ पे कर दिया, कोई कन्फ्यूजन है? यानी अगर z-2 है तो वो कहाँ तक जाएगा, 0 या उससे बड़ा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे z की जगह z-2 आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, -2 यहाँ पे कर दिया, -2 यहाँ पे कर दिया, कोई इफेक्ट हुआ? इस टर्म को अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई नया वेरिएबल। मैंने बोल दिया कि ये क्या है, z1 है। इस टर्म को मैंने क्या बोल दिया कि z1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी ये भी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, ये भी 0 से बड़ी हो सकती है, ये भी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। राइट हैंड साइड क्या आ गई, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, -1 यानी 11, मतलब क्या आ गया, 9। क्या आ गया, 9। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना और समझना इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। इतना होने के बाद तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया कि मेरे पास 9 बाल हैं, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 2 स्टिक चाहिए, 9 और 2 क्या हो गए, 11, C2 हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। यानी अगर हमें पार्टीशन मेथड आता है, जैसे कि बाल स्टिक मेथड आता है, तो उसकी एप्लीकेशन से देखो कि ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था और कितना जल्दी सोल्व हो गया, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का क्वेश्चन। और ये ऐसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, IIT मेंस के अंदर आए थे। आई थिंक एक 2007 में था और एक होना चाहिए 2000 तनी संध्या नहीं, बट 2 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैथ के नेट एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैथ के नेट के एग्जाम के अंदर भी आया है, ओके। तो केवी और पीजीटी मैथ के लिए तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही बन गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इस मेथड को आप अच्छे से कर लेंगे, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम को, ओके। तब तक के लिए बाय।